चैप्टर 5891 से 5900। उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि मैदान में मौजूद हर कोई उसे साफ सुन सकता था। ये कहना होगा कि ली तियानकी बहुत घमंडी है और उसके दिल में एक अजेय लड़ाई की भावना है। वास्तव में ली तियानकी के पास अहंकारी होने की पूंजी भी है। ली तियानकी, जो काल्पनिक परिलोक के 5वें स्तर पर है, पहले से ही सच्चे परिलोक के पहले स्तर पर एक मजबूत आदमी के खिलाफ लड़ सकता है। जियो फैन, चलो लड़ें। ली तियानकी ने जियो फैन को उत्तेजक नजरों से देखा और उसकी उंगली पकड़ ली। हे, क्या तुम हारने के लिए उत्सुक हो? जियो फैन एक कदम आगे बढ़ा और मंच पर चढ़ गया। जैसे ही जियो फैन ने रिंग में कदम रखा, उसे ली तियानकी से लड़ने की तीव्र इच्छा महसूस हुई। जियो फैन, मुझे उम्मीद है कि आप एक सम्मानजनक प्रतिद्वंद्वी हैं, ली तियानकी ने ठंडी आवाज में कहा। सम्माननीय? आप मेरा सम्मान कैसे करेंगे? जियो फैन ने अपनी बाहें पार की और चंचलता से मुस्कुराया। तुम्हें 1 मिनट में पता चल जाएगा। ली तियानकी ने सांस छोड़ी और उसका पूरा शरीर गड़गड़ाहट से ढक गया। ये है बैंगनी थंडर मंडप की बैंगनी थंडर भगवान तकनीक। हाँ, ये पर्पल थंडर गॉड तकनीक है। हे भगवान, क्या ली तियानकी अभी अपनी पूरी ताकत लगाने जा रहा है? चारों ओर लगातार आश्चर्य की आवाजें और हैरानी भरी सांसें चल रही थीं। जियो फैन, सावधान, ये बैंगनी थंडर मंडप का अद्वितीय कौशल है, श्वेहान संप्रदाय के नेता ने चिल्लाया। बिना कुछ बोले युद्ध देखो, क्या तुम इस नियम को नहीं समझते? पर्पल थंडर पवेलियन के नेता का चेहरा ठंडा था और वह श्वेहान संप्रदाय के नेता को घूर रहा था। हे, मैंने तो यूं ही कह दिया, तुम्हें किस बात का डर है? श्वेहान संप्रदाय के नेता ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मैं यह नहीं कहूंगा। युद्ध? इस समय ली तियानकी पहले से ही जियो फैन की ओर बढ़ चुका था। एक पल में ली तियानकी जियो फैन के करीब आ गया। आकाश से अनगिनत गड़गड़ाहटें गिरी और ली तियानकी के साथ साथ जियो फैन पर भी बरसने लगी। जियो फैन ने थोड़ा सा मुंह सिकुड़ा और अपनी हथेली से जोरदार प्रहार किया। एक धमाके के साथ ली तियानकी को जियो फैन की हथेली से पीछे धकेल दिया गया। अनगिनत गड़गड़ाहटें जियो फैन पर गिरी, उसे पंगु बनाने की कोशिश कर रही थी। जियो फैन ने हल्की चीख मारी और अपने पैर जोर से पटके। एक जोरदार धमाके के साथ अनगिनत गड़गड़ाहटें टूट गईं और शून्य में बदल गईं। चलो, लड़ाई जारी रखें, जियो फैन ने हल्के से कहा। तुम सच में बहुत ताकतवर हो। ली तियानकी ने सांस छोड़ी और बिजली के पैटर्न वाली एक लंबी तलवार उसके हाथ में आ गई। वह तलवार बैंगनी थंडर मंडप का खजाना है, इसमें कोई संदेह नहीं, ये बैंगनी थंडर तलवार है। तुम बहुत नीच हो, तुम पर्पल थंडर पवेलियन से हो, तुमने तो पर्पल थंडर तलवार भी ली तियानकी को दे दी। हे, ली तियानकी मेरे पर्पल थंडर पवेलियन का विलक्षण व्यक्ति है, उसे मेरे कबीले की पर्पल थंडर तलवार देने में क्या बुराई है? पर्पल थंडर पवेलियन के पवेलियन मास्टर ने हल्के से कहा। लानत है संप्रदाय गुरु, कृपया कोई समाधान सोचिए। हाँ संप्रदाय गुरु, ये बैंगनी थंडर अमर तलवार है, क्या जियो फैन ऐसा कर सकता है? गुरुजी, हमें क्या करना चाहिए? कोई योजना बनाइए। श्वेहान संप्रदाय के नेता के चेहरे पर उदासी थी और उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। वह सचमुच गाली देना जानता है। यदि आप मुसीबत में हैं, तो उसे निर्णय लेने दें। वह कैसे जानता है कि क्या करना है? श्वेहान संप्रदाय के नेता को उम्मीद नहीं थी कि बैंगनी थंडर मंडप ली तियानकी को बैंगनी थंडर अमर तलवार देगा। ये लड़ाई श्वेहान संप्रदाय के लिए भी महत्वपूर्ण है। यदि जियो फैन हार जाता है, तो श्वेहान संप्रदाय न केवल अपना सम्मान खो देगा, बल्कि 25 अरब परी पत्थर भी खो देगा। श्वेहान संप्रदाय इतना बड़ा नुकसान नहीं उठाना चाहता है। जियो फैन, भले ही यह घृणित है, लेकिन मुझे तुम्हें हराना होगा और अजेयता की भावना स्थापित करनी होगी, ली तियानकी ने गंभीर स्वर में कहा। हे, तुम्हारी तलवार अच्छी है। असल में मेरे पास भी तलवार है। जियो फैन मुस्कुराया और तियान ने तलवार निकाल ली। आपकी तलवार सरल नहीं है, ली तियानकी ने गंभीर स्वर में कहा। जब तुम कोशिश करोगे तब तुम्हें पता चल जाएगा। चलो, लड़ते हैं। ली तियानकी की तेज आवाज के साथ वह तुरंत जियो फैन के सामने पहुंचा। बैंगनी थंडर तलवार ने भयंकर रूप से प्रहार किया और एक जोरदार धमाके के साथ पूरा क्षेत्र टुकड़ों में बिखर गया। उसी समय ली तियानकी ने अपने बाएं हाथ से इशारा किया और एक वज्र ड्रैगन दहाड़ कर बाहर आया और जियो फैन को कसकर बांध दिया। हा, जियो फैन, तुम्हारा काम हो गया। ली तियानकी के हाथ में बैंगनी रंग की वज्र तलवार जियो फैन के सिर की ओर बढ़ी। ये दृश्य देखकर श्वेहान संप्रदाय के लोग इतने स्तब्ध रह गए कि उन्हें चीखने का भी समय नहीं मिला। खत्म हो गया, जियो फैन ने उपहास किया
और नश्वर अमर की शक्ति दहाड़ उठी। बूम! शक्तिशाली वायु तरंग ने सीधे वज्र ड्रैगन को जलमग्न कर दिया। ये कैसे हो सकता है? ली तियान की भयभीत हो गया और तलवार पकड़े हुए उसका हाथ कांपना बंद नहीं कर सका। ली तियान की, तुम बहुत ताकतवर हो, लेकिन मैंने काफी मजा कर लिया है। जियो फैन ने हंसते हुए तियाननी तलवार नीचे फेंक दी। एक सविष्ट ध्वनि के साथ ली तियानकी का तलवार पकड़े हुए हाथ जमीन पर गिर गया। ली तियानकी ने दहाड़ते हुए एक गुप्त विधि का उपयोग करके अपना हाथ ठीक करने का प्रयास किया, लेकिन उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति दब गई थी और उसका हाथ थोड़े समय में ठीक नहीं हो सकता था। टकराना! जियो फैन ने ली तियानकी की छाती पर लात मारी और उसे उड़ा दिया। ऐसा इसलिए है क्योंकि जियो फैन ने खुद को रोक लिया, अन्यथा अगर उसने तलवार से वार किया होता तो ली तियानकी निश्चित रूप से मारा जाता। जियो फैन झुक गया, बैंगनी थंडर अमर तलवार उठाए और संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। क्या शानदार तलवार है, क्या शानदार तलवार है, यह मेरी है। ये सुनकर पर्पल थंडर पवेलियन में मौजूद लोग भयभीत हो गए और जोर से चिल्लाने लगे। जियो फैन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये हमारे पर्पल थंडर पवेलियन का सबसे अनमोल खजाना है। जियो फैन, जियो फैन, तुम क्या करने जा रहे हो? वह शुइहान संप्रदाय से है, क्या तुम उसकी देखभाल नहीं करोगे? क्या आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? यह मेरी ट्रॉफी है, क्या मुझे इसे स्वीकार नहीं करना चाहिए? जियो फैन ने मुस्कुराते हुए मुड़कर पर्पल थंडर पवेलियन में बैठे शक्तिशाली लोगों की ओर देखा। याद रखो, ये तलवार जियाओ की है, यह मेरी है। ये सुनकर पर्पल थंडर पवेलियन मास्टर लगभग मंच पर पहुंचे। यह जियाओ फैन वह बहुत दबंग है। ये पर्पल थंडर पवेलियन की पर्पल थंडर तलवार है, ये वास्तव में उसके हाथों में आ गिरी थी। पर्पल थंडर पवेलियन इसे जाने नहीं देगा, वह पक्का है। अखाड़े में लगातार जयकारे लग रहे थे। हर कोई आश्चर्य से जियाओ फैन को देखने लगा। वे जानते थे कि जियो फैन बहादुर है, लेकिन उन्होंने उससे इतना बहादुर होने की उम्मीद नहीं की थी। अखाड़े में पर्पल थंडर पवेलियन के लोगों के सामने उसने पर्पल थंडर अमर तलवार, जो पर्पल थंडर पवेलियन का सबसे कीमती खजाना था, छीन लिया। जियो फैन, तो मुझे मेरी तलवार वापस दो। ली तियानकी दहाड़ते हुए गुस्से से जियो फैन की ओर बढ़ा। इसे तुम्हें वापस दे दूं? हे, मैं इसे वापस नहीं दे सकता, यह मेरा है। जियो फैन ने अपना सिर हिलाया, तियाननी तलवार को दूर रखा और मुक्का मारा। एक धमाके के साथ ली तियानकी को जियो फैन ने फिर से दूर धकेल दिया। जियो फैन द्वारा प्रदर्शित शक्ति ने ली तियानकी को पूरी तरह से कुचल दिया। जियो फैन के सामने ली तियानकी में प्रतिरोध करने की बिल्कुल भी शक्ति नहीं थी। हर कोई जानता था कि जियो फैन मजबूत है, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि जियो फैन इतना मजबूत होगा। ली तियानकी की ताकत सच्चे अमर क्षेत्र के पहले स्तर पर है, लेकिन वह उसके सामने कोई मुकाबला नहीं है। लानत है, यह जियाओ फैन बहुत शक्तिशाली है। ये कैसे हो सकता है? क्या एपोकेलिप्स हार गया? पर्पल थंडर पवेलियन के सभी ताकतवर लोग एक दूसरे से अधिक बदसूरत लग रहे थे। अब जो कुछ हो रहा है वह उनकी उम्मीदों से बिल्कुल परे है। न केवल ली तियानकी को हराया गया, बल्कि बैंगनी थंडर तलवार भी जियो फैन द्वारा छीन ली गई। हालांकि उनके साथ इससे भी अधिक अप्रत्याशित बात घटित हुई। जियो फैन कान से कान तक मुस्कुराते हुए कदम दर कदम ली तियानकी की ओर चला। जियो फैन, चलो लड़ाई जारी रखते हैं, मैं अभी तक हारा नहीं हूं, ली तियानकी ने दहाड़ते हुए कहा। चिंता मत करो, मैं दया दिखाऊंगा, लेकिन हे ली तियानकी, मुझे अपना भंडारण जादुई हथियार दे दो, मुझे वह चाहिए। सब लोग हिस हिस हिस। ये सुनकर अखाड़े में लोगों के अचंभित होकर हौंसने की आवाजें गूंजने लगी। अच्छा काम, जियो फैन ने ली तियानकी को हराया, जिली मंडप का खजाना छीन लिया और ली तियानकी की भंडारण अंगूठी चोरी करने की योजना बनाई। ये बहुत अमानवीय है। तुम जियो फैन, तुम सपना देख रहे हो, मार डालो। ली तियानकी दहाड़ते हुए निडरता से जियो फैन की ओर बढ़ा। ली तियानकी, अब तुम मेरे लिए कोई मुकाबला नहीं हो। जियो फैन ने हंसते हुए मुक्का मारा। एक धमाके के साथ ली तियानकी को जियो फैन ने फिर से बाहर कर दिया। जियो फैन ने ली तियानकी को पूरी तरह से कुचल दिया। जियो फैन के सामने ली तियानकी के पास लड़ने की बिल्कुल भी शक्ति नहीं थी। जियो फैन, तुम मरने के लायक हो। ली तियानकी ने अपने दांत पीस लिए, फिर से खड़ा हुआ और जियो फैन पर हमला कर दिया। परिणाम नहीं बदला और ली तियानकी फिर से हार गए। बार बार गिरो और बार बार उठो। मुझे ये कहना है कि जियो फैन ली तियानकी के साथ काफी सहयोगी था। ली तियानकी, आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन यह अफसोस की बात है कि आप मुझसे गलत समय पर मिले। जियो फैन ने हल्की सी आह भरी। वास्तव में ये सच नहीं है।
जियो फैन ने ली तियानकी को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। उसका लक्ष्य अमर राजा और अमर सम्राट है। अंत में ली तियानकी का जियो फैन से कोई मुकाबला नहीं था और उसकी भंडारण अंगूठी जियो फैन ने छीन ली। धन्यवाद, आप एक सम्माननीय प्रतिद्वंद्वी हैं। जियो फैन ने अपना सिर नीचे किया और अपना हाथ बढ़ाया। ली तियानकी को उठने में मदद करना चाहता था। जियो फैन, क्या तुम जानवर हो? ली तियानकी ने अपने दांत पीस लिए और जियाओ फैन को क्रूरता से घूरने लगा। नहीं, मैं एक इंसान हूँ। जियाओ फैन मुस्कुराया, एक बहुत अच्छा इंसान। बेशक, आप भी एक अच्छे इंसान हैं। धन्यवाद। ऐसा कहने के बाद जियो फैन ने पर्पल थंडर पवेलियन के मालिक की ओर देखा। क्या मैं जीत गया? अगर हम लड़ते रहे तो उसके पास उसे मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। जियो फैन ने ली तियानकी की ओर इशारा किया। तुम जीत गए, पर्पल थंडर पवेलियन के नेता ने दांत पीसते हुए धीमी आवाज में कहा। जैसे ही ये शब्द बोले गए, पूरे मैदान में कोलाहल मच गया। कुछ लोगों को लगा कि जियो फैन जीत जाएगा, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी आसानी से जीत जाएगा। शुएहान संप्रदाय के संप्रदाय गुरु और अन्य शक्तिशाली लोग जोर से चिल्लाए और बेहद उत्साहित थे। हा 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 हा, जियो फैन जीत गया, वह जीत गया। मुझे पता था जियो फैन निश्चित रूप से जीतेगा। बहुत बढ़िया, जियो फैन जीत गया। हा हा हा, बहुत बढ़िया। अखाड़े के अंदर लगातार उत्साहपूर्ण आवाजें आ रही थीं, खासकर उन लोगों की ओर से जिन्होंने शर्त लगाई थी कि जियो फैन जीतेगा। वे उत्साह में अपनी छाती थपथपा रहे थे। इस समय जियो फैन सभी शुएहान संप्रदाय का नायक है। यहाँ तक कि कोने में खड़े फैंग नान के चेहरे पर भी इस समय मुस्कान थी। जियो फैन जीता। उन्होंने ये भी शर्त लगाई कि जियो फैन जीतेगा। निश्चित रूप से आप एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी हैं। फैंग नान ने बड़बड़ाया, चुपके से सिर हिलाया और अपने दिल में एक निर्णय लिया। जियो फैन ने ली तियानकी को आसानी से हरा दिया और पर्पल थंडर पवेलियन से पर्पल थंडर तलवार छीन ली। इस घटना ने सबको चौंका दिया। यहाँ तक कि शुएहान संप्रदाय के लोगों को भी उम्मीद नहीं थी कि जियो फैन ऐसा करेगा। जियो फैन अपने हाथों को पीठ के पीछे करके खड़ा था और अपने चारों ओर की बाधा को देख रहा था। अवरोध खुल गया और पर्पल थंडर पवेलियन का नेता अपने चेहरे पर धमकी भरे भाव के साथ पर्पल थंडर पवेलियन योद्धाओं के एक समूह का नेतृत्व करते हुए जियो फैन के सामने आया। बैंगनी थंडर तलवार सौंप दो, बैंगनी थंडर मंडप मास्टर ने गुस्से से कहा। आप क्या करना चाहते हैं? शुएहान संप्रदाय का नेता क्रोधित हो गया और तुरंत जियाओ फैन के सामने खड़ा हो गया। क्या वह हमारे पर्पल थंडर पवेलियन से पर्पल थंडर तलवार ले गया? क्या तुमने नहीं देखा? अच्छा, ऐसा है। क्या तुमने देखा? तो फिर आज्ञाकारी होकर वापस आओ। जियो फैन, आप इस मामले के बारे में क्या सोचते हैं? शुएहान संप्रदाय के नेता ने झिझकते हुए जियो फैन की ओर देखा। हे, ये तलवार मेरी ट्रॉफी है। मेरा नियम है कि ट्रॉफी किसी और को नहीं दी जा सकती। जियो फैन ने अपना सिर हिलाया। ये सुनकर पर्पल थंडर पवेलियन मास्टर और अन्य लोग क्रोधित और अपमानित हो गए। लेकिन ये शुएहान संप्रदाय है, इसलिए यदि वे जंगलीपन से काम करना चाहते हैं तो उन्हें 2 बार सोचना होगा। मास्टर, परिपत्थर कहाँ है? जियो फैन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। यह अच्छा है। शुएहान संप्रदाय के नेता ने इसके बारे में सोचा और जियो फैन को एक भंडारण अंगूठी सौंप दी। इसमें 25 अरब परिपत्थर हैं। जियो फैन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर अपना सिर हिलाया और कड़वी मुस्कान दी। ठीक है, चलो चलें। जियो फैन ने जियो जुवान और अन्य लोगों की ओर देखा। जियो किंग, जियो जुवान, जियो ली और अन्य लोगों ने सिर हिलाया और जियो फैन के पीछे चले गए। मत जाओ, मुझे पर्पल थंडर तलवार वापस दो, पर्पल थंडर पवेलियन का नेता गुस्से से चिल्लाया। जियो फैन ने अपना सिर भी नहीं घुमाया और अकड़कर चला गया। बाकी मामले को शुएहान संप्रदाय को संभालने दें। उन्होंने ली तियानकी को हराया और शुएहान संप्रदाय के लिए प्रतिष्ठा हासिल की। शुएहान संप्रदाय का चिंतित होना वाजिब है, लेकिन वह और जिलेई पवेलियन दुश्मन बनने के लिए किस्मत में थे। भले ही जियो फैन ने पर्पल थंडर अमर तलवार वापस कर दी हो, परिणाम वही होगा, दूसरा पक्ष उसे आसानी से नहीं जाने देगा। हालांकि जियो फैन के मन में एक और विचार था और उसने बाद में ये देखने की योजना बनाई कि क्या इसे लागू किया जा सकता है। जियो फैन को वापस जाते देख मैदान में मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। वह बहुत ताकतवर है। हाँ, एल्डर जियाओ बहुत अद्भुत हैं। फैंग नान की हार अनुचित नहीं थी। फैंग नान की ताकत एल्डर जियो के जूते उठाने के लायक भी नहीं है। हाँ, एल्डर जियाओ को मापने के लिए फैंग नान का उपयोग करना एल्डर जियाओ के लिए बहुत अपमानजनक है। फैंग नान, जो मैदान छोड़ने वाला था,
ने अपने चारों ओर से उपहास सुना और उसका चेहरा बेहद उदास हो गया। वह इतना क्रोधित था कि उसके पिछले दांत लगभग टूट गए थे। शुयहान संप्रदाय के नेता और ज़िलेई मंडप के नेता के बीच भयंकर मौखिक लड़ाई हुई। दोनों पक्ष आक्रामक थे और कोई भी झुकने को तैयार नहीं था। सामान्य तौर पर ऐसी प्रतियोगिता में जियो फैन के लिए ली तियानकी का जादुई हथियार छीनना गलत होगा, लेकिन जियो फैन को इसकी परवाह नहीं थी। यदि हम तलवार वापस भी करना चाहें तो हमें ज़िलेई मंडप को खून से लथपथ करना होगा। चूंकि उन्होंने पहले ही दुश्मन बना लिए हैं, इसलिए उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुश्मन और बड़े हो जाएं। ली तियानकी जमीन पर पड़ा था और पर्पल थंडर पवेलियन से कोई भी उसकी देखभाल करने नहीं आया। इस समय ली तियानकी को अपने दिल में ठंडक महसूस हुई। असफल, हारने वाले का सारा गौरव खोना तय है। मैं हार गया। वह बहुत ताकतवर है, ली तियानकी ने पहली बार शक्तिहीनता महसूस करते हुए बड़बड़ाया। जियो फैन के सामने वह एक छोटे बच्चे की तरह महसूस कर रहा था। जियो फैन और उसके साथी बहुत अच्छे मूड में गुफा में लौट आए। पिताजी, क्या परी पत्थरों की संख्या सही है? जियो किंग ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, जियो फैन ने सिर हिलाया और कुछ परी पत्थरों को बेतरतीब ढंग से जारी किया। परी पत्थरों के पहाड़ों ने गुफा को लगभग भर दिया था। इतने सारे! जियो ली आश्चर्यचकित था। पिताजी, आप बहुत बढ़िया हैं, बस थोड़े से प्रयास से आपको इतने सारे परी पत्थर मिल गए। जियो जुबान ने उन्हें अंगूठा दिखाया। पिताजी, आप बहुत बढ़िया हैं, जियो किंग ने मुस्कुराते हुए कहा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जियो फैन ने चाय का एक घूंट लिया और शांति से कहा, आप जैसा चाहे वैसा दिखावा कर सकते हैं। ज़ियाओ किंग, ज़ियाओ जुबान, ज़ियाओ ली और अन्य लोगों ने सभी परी पत्थरों को अपने भंडारण छल्लों में इकट्ठा करने में संकोच नहीं किया। ज़ियाओ फैन अब निस्संदेह शुयहान संप्रदाय में सबसे अमीर व्यक्ति है। यहाँ तक कि शुयहान संप्रदाय के पूर्वज भी ज़ियाओ फैन के साथ तुलना करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। अगले कुछ दिनों में कई लोग ज़ियाओ फैन से मिलने आए और उसके लिए महंगे उपहार लाए। ज़ियाओ फैन में अद्भुत क्षमता है और भविष्य में उसका उत्थान होना तय है। यदि आप अब उनसे कृपा कर लें तो आप गलत नहीं होंगे। जब अन्य लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने आए तो जियो फैन ने इस बारे में कुछ नहीं सोचा, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जिसने जियो फैन को अचंभित कर दिया। फैंग नान, तुम यहाँ क्यों हो? जियो फैन चौंक गया और अपने सामने शर्मीले फैंग नान को देखने लगा। हे एल्डर ज़ियाओ, मैं आपको अपना सम्मान देने के लिए यहाँ आया हूँ। फैंग नान ने अजीब तरह से अपना सिर खुजलाया। मुझसे मिलने आओगी? हे, मुझसे मिलने आकर तुम क्या करना चाहती हो? जियो फैन को दिलचस्पी हुई। उसने चाय का एक घूंट लिया और मुस्कुराते हुए फैंग नान की ओर देखा। मुझे लगता है, एक धमाके के साथ फैंग नान ज़ियाओ फैन के सामने घुटनों के बल बैठ गया। तुम क्या करना चाहते हो? जियो फैन दंग रह गया। मैं आपके प्रति वफादार रहना चाहता हूँ, मैं आपका दाहिना हाथ बनना चाहता हूँ एल्डर ज़ियाओ। ऐसा कहते हुए फैंग नान ने ज़ियाओ फैन के सामने भारी दंडवत प्रणाम किया। जियो फैन दंग रह गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि फैंग नान उसके पास आएगा और उसके प्रति निष्ठा की प्रतिज्ञा करेगा और यहाँ तक कि उसका दाहिना हाथ बनना चाहेगा। अच्छा काम, आखिर यह आदमी क्या सोच रहा है? क्या तुम्हारे दादाजी जानते हैं कि तुमने ये किया है? जियो फैन ने पूछा। फैंग नान के दादा का नाम फैंग शेन्यांग है। फैंग शेन्यांग ने अपनी आत्मा और खून उसे सौंप दिया और उसके प्रति अपनी वफादारी की प्रतिज्ञा की। लेकिन जियो फैन को लगा कि फैंग शेन्यांग को इस बारे में पता नहीं था। मुझे नहीं पता, यह मेरा निर्णय है। फैंग नान ने अपना सिर उठाया और जियो फैन को गंभीरता से देखा। हमारे फैंग परिवार में नियम है, हम किसी के गुलाम बनने की बजाय मरना पसंद करेंगे, इसलिए एल्डर ज़ियाओ, मैं परिवार के नियमों की अवहेलना करते हुए आपसे मिलने आया हूँ। जियो फैन, मैं नौकर बनने की बजाय मरना पसंद करूँगा। क्या तुम गंभीर हो? सचमुच? फैंग नान ने भारी स्वर में सिर हिलाया। ठीक है, आपके फैंग परिवार के नियम वे वास्तव में अद्वितीय हैं, जियो फैन ने कहा। अच्छा काम, फैंग नान को कैसा लगेगा अगर उसे पता चले कि उसके दादा ने उसके प्रति निष्ठा की प्रतिज्ञा की है? मूड बहुत अच्छा होना चाहिए। बड़े ज़ियाओ, मुझे आशा है कि आप मुझ पर विश्वास करेंगे। मैं आपके प्रति वफादार रहने को तैयार हूँ, मैं हर समय आपकी सेवा करूँगा, मैं आपके लिए आग और पानी से गुजरूँगा, मैं आपके लिए सभी बाधाओं को दूर करूँगा। फैंग नान ने उसकी छाती थपथपाते हुए कहा। ठीक है, तो अब से तुम मेरी नौकर रहोगी। जियो फैन ने संतोष के साथ सिर हिलाया। हाँ एल्डर जियो, फैंग नान ने भारी उत्साह के साथ सिर हिलाया। ठीक है, अगर तुम्हारे पास करने को कुछ और नहीं है तो वापस चले जाओ। बड़े ज़ियाओ,
मैं दरअसल मुझे आपसे कुछ और पूछना है। क्या चल रहा है? यह मेरा युवानशीन है। मुझे आशा है कि आप ब्यानलियांग सील को अनलॉक कर सकते हैं। ओह, इस बारे में, ठीक है। जियो फैन मुस्कुराया और अपनी उंगलियां चटकाईं। एक चटपटाहट की ध्वनि के साथ फैंग नान की आत्मा को जकड़ने वाली बेड़ियां टूट गईं और नश्वर अमर की शक्ति गायब हो गई। धन्यवाद एल्डर जियो, फैंग नान ने उत्साह से जियो फैन के सामने फिर से सिर झुकाया। हे, तुमने मेरे प्रति अपनी निष्ठा की प्रतिज्ञा की है, इसलिए ये सही है। वापस जाओ। हाँ, फैंग नान ने भारी स्वर में सिर हिलाया। एल्डर जियो, आप मुझे बता सकते हैं कि आगे क्या करना है? जाने से पहले फैंग नान ने संचार जेड पर्ची निकाली। वह गंभीर था और जियाओ फैन का अनुसरण करने की आशा रखता था। फैंग नान की नज़र में जियो फैन का भविष्य निश्चित रूप से उज्ज्वल होगा। अब जियाओ फैन का अनुसरण करना शर्मनाक हो सकता है, लेकिन दीर्घकालिक दृष्टि से ये निश्चित रूप से उनके लिए सही बात होगी। जियो फैन की गुफा से निकलने के बाद फैंग नान ने रात को देखा और आह भरी। मुझे नहीं पता कि अगर दादाजी को पता चल गया तो वे मुझे पीटेंगे या नहीं। ये सोचकर फैंग नान ने अपनी मुठियां भींच ली और सब कुछ कबूल करने का फैसला किया। इसके बाद फैंग नान फैंग शेन्यांग से मिलने गई और झिझकते हुए उसे बताया कि अभी क्या हुआ था। तुम जियाओ फैन के पास भागे और कहा कि तुम उसके प्रति निष्ठा की प्रतिज्ञा करना चाहते हो। सच में? हाँ दादाजी, फैंग नान ने अपनी मुठियां भींच ली और कांपते हुए कहा, मुझे लगता है यह एक अवसर है। तो फिर वह सहमत हो गया? मैं सहमत हूँ दादाजी, आप चाहे तो मुझे सजा दे दीजिए। फैंग शेन्यांग ने फैंग नान को देखा, अपना सिर हिलाया और कड़वी मुस्कान दी। ठीक है, वापस जाओ। फैंग शेन्यांग ने धीरे से आह भरी। दादाजी, क्या आप मुझे सजा नहीं देंगे? नहीं, इस मामले में तुमने सही किया। दादाजी, आप अभी भी मुझे समझते हैं। फैंग नान ने भारी सिर हिलाया, सलाम किया, मुड़ा और चला गया। अफसोस नान, एर अभी भी सबसे ज्यादा मेरी तरह है। फैंग शेन्यांग ने धीरे से बड़बड़ाया, अपना सिर हिलाया और कड़वाहट से मुस्कुराया। जियो फैन ने इस तथ्य का खुलासा नहीं किया कि फैंग नान उसके प्रति वफादार था, क्योंकि उसे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। लेकिन फैंग नान को लगा कि यह संभव नहीं है। उसे सबको बताना था कि वह जियो फैन का आदमी है। इसलिए फैंग नान ने खबर फैलाने के लिए फैन परिवार के संबंधों का इस्तेमाल किया। शुरुआत में सब ठीक था, क्योंकि फैंग नान और जियाओ फैन ने लड़ाई के जरिए एक दूसरे को जाना। बाद में उसे जियाओ फैन बहुत पसंद आया, इसलिए वह जियाओ फैन का अनुयायी बनने को तैयार हो गया। लेकिन उसके बाद अफवाहें और अधिक बढ़ गईं। क्या तुमने सुना है? फैंग नान 3 दिन और 3 रातों तक एल्डर जियाओ के सामने घुटनों के बल बैठा रहा। उसने एल्डर जियाओ से विनती की कि वे उसे अपना अनुचर स्वीकार कर लें। हे भगवान, क्या ये सच है? ये झूठ है। मैंने सुना है कि वह 7 दिन और 7 रात घुटनों के बल बैठा रहा। हाँ, फैंग नान बहुत कमजोर है। शुयहान संप्रदाय में लगातार चर्चाएं होती रहती थीं और फैंग नान को सुअरों और कुत्तों से भी बदतर बताया जाता था। फैंग नान को इन टिप्पणियों की जानकारी थी, लेकिन फैंग नान को इसकी परवाह नहीं थी। केवल वह स्वयं ही जानता है कि उसका भविष्य उज्ज्वल है। जब तक आप जियो फैन की जान पकड़ेंगे, आप सही रहेंगे। आखिरकार उसके दादा भी उसका समर्थन करते हैं। इसके बाद कुछ समय तक लोग जिले मंडप से बाहर नहीं गए। उन्होंने कई बार जियाओ फैन से मिलने की मांग की, लेकिन हर बार शुयहान संप्रदाय द्वारा उन्हें अस्वीकार कर दिया गया। कारण सरल था, पर्पल थंडर पवेलियन के लोग पर्पल थंडर अमर तलवार के लिए जियो फैन को देखना चाहते थे। हताशा में बैंगनी थंडर मंडप के नेता ने सीधे शुयहान संप्रदाय के नेता से संदेश पारित करने के लिए कहा और जियो फैन से पूछा कि बैंगनी थंडर तलवार को सौंपने के लिए वह क्या शर्तें चाहता था। शुयहान संप्रदाय के नेता ने इस बात से इनकार नहीं किया। जियो फैन, तुम क्या सोचते हो? शुयहान संप्रदाय के नेता ने मुस्कुराते हुए कहा। अब शुयहान संप्रदाय के शीर्ष नेताओं की नज़र में जियो फैन एक अच्छा खजाना है। जियो फैन द्वारा ली तियानकी को हराने की खबर फैलने लगी है, इसलिए शुयहान संप्रदाय का प्रभाव पहले से भी अधिक है। हाँ, बेशक इसका आदान प्रदान किया जा सकता है। संप्रदाय गुरु, बैंगनी थंडर परी तलवार की कीमत कितने परी पत्थरों की है? जियो फैन ने मुस्कुराते हुए पूछा। ये बैंगनी थंडर मंडप के लिए एक अमूल्य खजाना होना चाहिए, लेकिन वास्तव में ये लगभग 30 अरब परी पत्थरों का अनुमान लगाया जाना चाहिए। शुयहान संप्रदाय के नेता ने एक पल के लिए सोचा और कहा, 30 बिलियन परी पत्थर बुरा नहीं है। जियो फैन ने संतोष के साथ सिर हिलाया। क्या आप परी पत्थरों का आदान प्रदान करना चाहते हैं? कोई जल्दी नहीं,
चलो इंतजार करते हैं और देखते हैं। जियोफैन ने अपना सिर हिलाया, थोड़ी देर सोचा और पूछा, संप्रदाय गुरु, क्या इस बैंगनी थंडर मंडप में कोई और खजाना है? मुझे इसके बारे में बताओ। शुयहान संप्रदाय के नेता को तुरंत समझ आ गया कि उसका क्या मतलब था। जियोफैन वस्तु विनिमय की योजना बना रहा था। ये वास्तव में सच है। जियोफैन के हाथों में बहुत सारे परिपत्थर थे और वह उन सभी को बर्बाद नहीं कर सकता था। कुछ अन्य खजानों के लिए वस्तु विनिमय करना बेहतर होगा, विशेषकर वह खजाना जो आत्मा को मजबूत कर सकता है और शरीर को नया आकार दे सकता है, जिसकी मियाओइन को अब बहुत जरूरत है। बैंगनी थंडर अमर तलवार के अलावा बैंगनी थंडर मंडप में एक और खजाना है। यह अमर राजा टिंग्यू द्वारा दिया गया था। ओह, यह क्या है? जियोफैन दंग रह गया और तुरंत दिलचस्पी लेने लगा। इसे शित्यानसुई कहते हैं। इस चीज के चमत्कारी प्रभाव है शरीर को निखारने के अलावा यह आत्मा को भी रूपांतरित कर सकती है। शित्यानसुई, क्या ये चीज सचमुच कीमती है? एक अमूल्य खजाना। शुयहान संप्रदाय के नेता ने भारी स्वर में सिर हिलाया। तो यह ऐसा ही है। जियोफैन की दिलचस्पी बढ़ी और उसने अपने होंठ भींच लिए। मास्टर जी, आप ऐसे हैं? ये सुनकर शुयहान संप्रदाय के संप्रदाय गुरु ने बार बार सिर हिलाया और तुरंत ऐसा करने चले गए। इसके बाद शुयहान संप्रदाय के नेता ने जियोफैन के शब्दों को बैंगनी थंडर मंडप के नेता तक पहुंचाया। आप बैंगनी थंडर अमर तलवार सौंप सकते हैं, लेकिन मुझे आपके बैंगनी थंडर मंडप से स्वर्ग सफाई मज्जा चाहिए। इसके अलावा 10 अरब अमर आत्मा पत्थर। शुयहान संप्रदाय के नेता ने शांति से कहा, क्या तुम स्वर्गीय मज्जा को शुद्ध करना चाहते हो और तुम 10 अरब अमर आत्मा पत्थर चाहते हो? क्या तुम पागल हो? बैंगनी थंडर मंडप के नेता ने दहाड़ते हुए कहा। यही तो जियोफैन ने कहा था। मैं बस यही बता रहा हूँ। शुयहान संप्रदाय के नेता ने धीरे से आह भरी, अगर तुम सहमत नहीं हो तो भूल जाओ। वह स्वर्ग शुद्धिकरण मज्जा यह अमर राजा टिंग्यू द्वारा दिया गया था। हम बैंगनी थंडर मंडप में एक भी बूंद का उपयोग करने के लिए तैयार नहीं थे। बैंगनी थंडर मंडप के मंडप मास्टर ने बड़े दुख के साथ कहा, इसके अलावा हमें एक और 10 अरब अमर आत्मा पत्थर जोड़ना होगा। ये बहुत ज्यादा मांगना है। जियोफैन ने ऐसा कहा, मुझे पता था कि तुम ऐसा कहोगे। शुयहान संप्रदाय के संप्रदाय गुरु ने आह भरी और एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ कहा। जियोफैन ने कहा कि बैंगनी थंडर अमर तलवार आपके बैंगनी थंडर मंडप का सबसे कीमती खजाना है। अगर यह खो जाए तो क्या यह आपके बैंगनी थंडर मंडप के लिए अपमान की बात नहीं होगी? अगर यह बात बाहर आ गई तो आपका बैंगनी थंडर मंडप भी शर्मिंदा होगा। तुम क्या शर्मिंदा कर रहे हो? बैंगनी थंडर मंडप की बैंगनी थंडर तलवार बहुत बेकार है। बैंगनी थंडर मंडप मास्टर, पर्पल थंडर पवेलियन का मुखिया बहुत क्रोधित था। लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते, चाहे उसने कुछ भी कहा हो। शुयहान संप्रदाय के संप्रदाय गुरु ने बस उदासीनता से जवाब दिया। ये सभी मामले जियोफैन द्वारा तय किए गए थे। मैं सिर्फ एक संदेश दे रहा हूँ। हताश होकर पर्पल थंडर पवेलियन के नेता ने पर्पल थंडर पवेलियन के पूर्वज से निर्देश मांगा। कुछ विचार विमर्श के बाद पर्पल थंडर पवेलियन ने अंततः स्वर्ग शुद्धिकरण मज्जा और 8 अरब परिपत्थरों को पर्पल थंडर अमर तलवार के साथ बदलने का निर्णय लिया। जियोफैन, मुझे लगता है कि अब काफी हो गया है। उनका ज़िलेई मंडप वाकई बहुत गरीब होगा। शुयहान संप्रदाय के नेता ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, तो कुछ और संसाधन, अमृत, जादुई उपकरण आदि जोड़ दो। मैं ज्यादा पसंद नहीं करता। जियोफैन ने शांति से कहा। इस मामले के बाहर आने के बाद उनके पर्पल थंडर पवेलियन का भी चेहरा सामने आएगा। पर्पल थंडर अमर तलवार वास्तव में बहुत मूल्यवान है ना? वह ठीक है। शुयहान संप्रदाय के नेता ने सिर हिलाया और ज़िलेई मंडप के साथ फिर से सौदेबाजी की। अंत में, जैसा कि जियोफैन ने कहा, पर्पल थंडर पवेलियन ने जियोफैन से पर्पल थंडर अमर तलवार के बदले में क्लींजिंग हेवन मैरो, 8 बिलियन परिपत्थर और कई अन्य संसाधनों को छोड़ दिया। बैंगनी थंडर तलवार प्राप्त करने के बाद बैंगनी थंडर मंडप के लोगों ने धमकी भरे अंदाज में शुयहान संप्रदाय को छोड़ दिया। इस बार जब वे शुयहान संप्रदाय में आए तो ज़िलेई मंडप पूरी तरह से अपमानित हुआ। उसी समय ली तियानकी भी ज़िलेई मंडप का पापी बन गया। इसके विपरीत जियोफैन शुयहान संप्रदाय का नायक बन गया। उसने न केवल शुयहान संप्रदाय के लिए सम्मान जीता, बल्कि उसने बड़ी मात्रा में परिपत्थर भी अर्जित किए। शुयहान संप्रदाय उस परिपत्थर के लिए लालची हो गया जो जियोफैन को मिला था। लेकिन चर्चा के बाद उन्होंने जल्दबाजी में कोई कदम न उठाने का निर्णय लिया और इंतजार करके देखने का निर्णय लिया कि जियोफैन क्या कहता है। आखिरकार, अगर यह काम जबरदस्ती किया गया तो इसका प्रभाव बहुत बुरा होगा। इसलिए
शुयहान संप्रदाय का नेता जियोफैन से मिलने गया और उसके शब्द जियोफैन की परीक्षा लेने के लिए थे। उसने पूछा कि क्या वह कुछ परी पत्थर सौंपने के लिए तैयार है। इसके जवाब में जियोफैन का जवाब दृढ़, सकारात्मक और निश्चित था। असंभव, बिल्कुल असंभव। जियाओफैन मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया और दृढ़ता से कहा, मैं जियाओफैन के अपने नियम हैं। जो कुछ भी मेरी जेब में जाता है वह मेरा है, कोई भी मुझे रोक नहीं सकता, मेरे माता पिता भी मुझे नहीं रोक सकते। वह ठीक है। शुयहान संप्रदाय का नेता एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया। उसने अपना सिर हिलाया और एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ चला गया। बिल्कुल नहीं। जियोफैन का रवैया इतना मजबूत था कि वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सका। शुयहान संप्रदाय के शीर्ष नेताओं की इस मामले पर अलग अलग राय है। कुछ लोगों का मानना है कि जियाओफैन ने सही काम किया, जबकि अन्य लोगों का मानना है कि जियाओफैन बहुत घमंडी था और उसे सबक सिखाया जाना चाहिए। अंततः उन्हें आशा थी कि शुयहान संप्रदाय का नेता कोई निर्णय ले सकेगा। शुयहान संप्रदाय का नेता वास्तव में शाप देना चाहता था। क्या बात है, उसे फिर से फैसला करने दो। इस मामले के लिए चलो इसे पूर्वज पर ही छोड़ देते हैं कि वह निर्णय ले। शुयहान संप्रदाय के नेता ने कड़वाहट से मुस्कुराया। इसके बाद सभी लोग शुयहान संप्रदाय के पूर्वज से निर्देश मांगने गए। इस मामले के बारे में शुयहान संप्रदाय के कुलपति एक पल के लिए चुप हो गए और धीरे से कहा, इसे भूल जाओ, उसे अभी रहने दो। सभी ने हाँ कहा और फिर शुयहान संप्रदाय के पूर्वज के गुप्त कमरे से बाहर निकल गए। जियोफैन द्वारा बड़ी मात्रा में परी पत्थर प्राप्त करने का मामला अस्थायी रूप से समाप्त हो गया। इस समय जियोफैन शित्यानसुई का अध्ययन कर रहा था। बुरा नहीं, यह एक अच्छा खजाना है। जियोफैन प्रशंसा से भरा हुआ था और इस पर आश्चर्यचकित था। जियोफैन, क्या ये चीज वाकई उपयोगी है? ये मियाओइन ने पूछा। मैं कुछ भी महसूस क्यों नहीं कर पा रही हूँ। हे, तुम इसे महसूस नहीं कर सकते। जियोफैन ने हंसते हुए कहा, इस स्वर्ग सफाई मज्जा को रहस्य महसूस करने के लिए कम से कम सच्चे अमर आत्मा क्षेत्र तक पहुंचने के लिए अपने दायरे की आवश्यकता होती है। मैं बहुत मजबूत हूँ, इसलिए मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। ठीक है। ये मियाओइन ने अपने होंठ भींचे और कड़वी मुस्कान दी। ये स्वर्गीय मज्जा सफाई की गोली आपके लिए बेहद फायदेमंद होगी और यह मात्रा बहुत बढ़िया है। जियोफैन ने करीब से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आपकी आत्मा को बपतिस्मा देने के बाद जुबान एर और किंग एर के उपयोग के लिए पर्याप्त मात्रा में दवा बच जाएगी। ये मियाओइन ने इससे इनकार कर दिया और आशा व्यक्त की कि जियोफैन पहले खुद पर इसका प्रयोग कर सकता है। नहीं, अगर तुम मजबूत बनो तो भी यही होगा। जियोफैन मुस्कुराया। उसका स्वर शांत था लेकिन उसका रवैया दृढ़ था। ये मियाओइन जियाओफैन को मना नहीं सकी, इसलिए उसे अंत में सहमत होना पड़ा। इस तरह जियोफैन ने ये मियाओइन के सार और मज्जा को साफ करने के लिए जित्यानसुई का उपयोग किया। परिवर्तन के बाद ये मियाओइन की आत्मा कई गुना मजबूत हो गई और उसकी आत्मा शक्ति प्रचुर हो गई। इतना मजबूत, ये मियाओइन ने अविश्वास में कहा। हे, निश्चित रूप से, जियोफैन ने मुस्कुराते हुए कहा, ये चीज सैकड़ों अरबों परी पत्थरों के बराबर है। यह अवधि 49 दिनों तक चली। ये मियाओइन की आत्मा अपनी सीमा तक पहुंच गई है। अभी भी बहुत सारा शित्यानसुई बचा हुआ है। जियोफैन मुस्कुराया और जियोजुआन, जियोली, जियोकिंग और अन्य को बुलाया। इसके बाद जियाओफैन ने कई लोगों के शरीर और आत्माओं को बदलने के लिए जित्यानसुई का उपयोग किया। इस बार जियोफैन का एकांतवास पूरे 100 दिनों तक चला। 100 दिनों के बाद जियोफैन के हाथ में शित्यानसुई लगभग समाप्त हो गई थी, केवल थोड़ी सी ही बची थी। जियोफैन और अन्य लोग पहले ही अपनी सीमा तक पहुंच चुके हैं और शित्यानसुई का उपयोग जारी रखने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जियोफैन एकांत से बाहर आया और गुफा से बाहर चला गया। उसके बाद आप इस बारे में सोच सकते हैं कि अमर राजा टिंग्यू के अंगरक्षक कैसे बने। अब जियाओफैन का शुयहान संप्रदाय पर बहुत प्रभाव है। अगर वह ऐसे ही चला जाता है तो उसे शुयहान संप्रदाय द्वारा पेश किया जाएगा। जियोफैन को लगा कि शुयहान संप्रदाय शायद सहमत न हो। थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद जियोफैन फैंग शेन्यांग से मिलने गया। फैंग शेन्यांग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसने तुरंत सभी को विदा किया और सम्मानपूर्वक झुक गया। सर, आप यहाँ क्यों हैं? क्या आप कृपया मुझे बता सकते हैं? मुझे आपसे मिलने जाना है। फैंग शेन्यांग ने कमजोरी से कहा। हे, कुछ नहीं, मैं बस तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी राय सुनना चाहता हूँ। महामहिम, कृपया बोलें। जियोफैन मुस्कुराया और कहा कि वह अमर राजा टिंग्यू का अंगरक्षक बनना चाहता था। ये सुनकर फैंग शेन्यांग को आश्चर्य नहीं हुआ,
बल्कि उसने गंभीरता से इसका विश्लेषण किया। अंतिम परिणाम ये है कि फैंग शेन्यांग निश्चित रूप से सहमत नहीं होगा। बिल्कुल, ये वैसा ही है जैसा मैंने सोचा था। जियो फैन ने कड़वी मुस्कान दी। अगर जियो फैन के पास बड़ी मात्रा में परिपत्थर नहीं होते तो सब कुछ ठीक होता। अब जियो फैन के हाथों में बहुत सारे परिपत्थर हैं और वह कुछ समय पहले ही श्वेहान संप्रदाय में शामिल हुआ है। यदि हम अभी चले जाएं तो क्या ये श्वेहान संप्रदाय के लिए समय की बर्बादी नहीं होगी? युन बोरोंग की कहानी सुनने के बाद जियो फैन को पता था कि श्वेहान संप्रदाय एक अच्छा समूह नहीं था। तो फिर आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? जियो फैन ने पूछा। ठीक है सर, एक योजना है जो काम कर सकती है, लेकिन ये जोखिम भरी है, फैंग शेन्यांग ने हिचकिचाते हुए कहा। क्या जोखिम? बस मुझे सच बताओ। हाँ, फैंग शेन्यांग ने सिर हिलाया और अपना विचार व्यक्त किया। इसका मतलब है कि जियो फैन को लगातार परेशानी में डालना। लेकिन जो परेशानी पैदा की गई है वो उचित होनी चाहिए, फिर भी श्वेहान संप्रदाय को असहाय बना देना चाहिए। अंत में श्वेहान संप्रदाय अब दबाव सहन नहीं कर सका और जवाबी उपाय के बारे में सोचते हुए जियो फैन ने अमर राजा टिंग्यू के अंगरक्षक बनने का प्रस्ताव रखा। यदि हम प्रवाह के साथ चलते हैं तो श्वेहान संप्रदाय निश्चित रूप से सहमत होगा। फैंग शेन्यांग श्वेहान संप्रदाय के एक वरिष्ठ सदस्य हैं और श्वेहान संप्रदाय की कार्यशैली के बारे में बहुत स्पष्ट है। यह एक अच्छा विचार है। ठीक है, मैं समझ गया। जियो फैन ने संतोष से सिर हिलाया। आपकी चिंताओं को साझा करना मेरे लिए सम्मान की बात है। फैंग शेन्यांग खुश हो गया और उसने आदरपूर्वक जियो फैन को प्रणाम किया। हे, इतना विनम्र मत बनो। जियो फैन ने अपना हाथ हिलाया और मुस्कुराया, फिर मुड़कर चला गया। गुफा की ओर वापस जाते समय जियो फैन ये सोचता रहा कि कैसे मुसीबत में फंसूं। ये समझ में आता है और श्वेहान संप्रदाय दबाव सहन नहीं कर सकता, समझ गया। जियो फैन की आंखें अचानक चमक उठी और उसे एक अच्छा विचार सूझा। उन्होंने जिले पवेलियन के लिए तियानकी को हराया। हम अन्य ताकतों के दुष्टों को उकसाने की पहल क्यों नहीं कर सकते? यदि आप बुरे लोगों को चुनौती नहीं दे सकते तो आप हमेशा बड़ों को चुनौती दे सकते हैं। बस श्वेहान संप्रदाय के नाम पर लोगों को धमकाने वाले को मौत के घाट उतार दो। आप जितने अधिक शत्रु बनाएंगे श्वेहान संप्रदाय पर दबाव उतना ही अधिक होगा। लेकिन नाम से वह श्वेहान संप्रदाय के लिए गौरव जीत रहा था। श्वेहान संप्रदाय को निश्चित रूप से सिरदर्द होगा। ये सोचकर जियाओ फैन ने कार्रवाई की। वह श्वेहान संप्रदाय के नेता से मिलने गया और उसे मामले के बारे में बताया। मास्टर, मैं कुछ अच्छा प्रशिक्षण लेने की योजना बना रहा हूँ। आप कैसे प्रशिक्षण देना चाहते हैं? श्वेहान संप्रदाय का नेता दंग रह गया। हे, लड़ाई के लिए बाहर जाने के बाद मेरे हाथ खुजली कर रहे हैं। जियो फैन ने मुस्कुराते हुए कहा। लड़ो, तुम कैसे लड़ते हो? हे, संप्रदाय गुरु, मुझे बताओ कौन सा संप्रदाय हमारे श्वेहान संप्रदाय के साथ विवाद में है? मैं जाकर उन्हें हरा दूंगा। मैं उन्हें तब तक हराता रहूंगा जब तक वे हार नहीं मान लेते, जियो फैन ने मुस्कुराते हुए कहा। आप क्या करना चाहते हैं? श्वेहान संप्रदाय की प्रतिष्ठा के लिए मैं संप्रदाय को सम्मान दिलाना चाहता हूँ। मुझे विश्वास नहीं होता, जल्दी से सच बताओ। श्वेहान संप्रदाय के नेता की आंखें कई बार झपकी और उसने दुखी होकर कहा। हे, खुद को निखारो और अभ्यास करो और कुछ परिपत्थर भी जीतो। जियो फैन ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ रगड़े। श्वेहान संप्रदाय के नेता ने अपना सिर हिलाया और कड़वी मुस्कान दी, जो मूल रूप से उसे सबक सिखाना चाहता था। लेकिन जियो फैन के अगले शब्दों ने उसे चुप करा दिया। बाद में मैंने जो अमर पत्थर जीते हैं, मैं श्वेहान संप्रदाय में 20% जुड़ूंगा और इसे 50% कर दूंगा। आप क्या सोचते हैं? जियो फैन ने मुस्कुराते हुए कहा। मास्टर, चिंता न करें, मैं निश्चित रूप से जीतूंगा। इसके अलावा अमर पत्थरों की यह मात्रा छोटी नहीं है। जियो फैन, तुम्हारा विचार बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। श्वेहान संप्रदाय के नेता ने बार बार सिर हिलाया और कान से कान तक मुस्कुराए। मैं न केवल खुद को निखार सकता हूँ बल्कि श्वेहान संप्रदाय को भी गौरव दिला सकता हूँ और मैं कुछ परिपत्थर भी जीत सकता हूँ। ये कहा जा सकता है कि मैं एक पत्थर से 3 पक्षियों को मारता हूँ। हा, संप्रदाय गुरु, तो आप इसका समर्थन करते हैं? सही, समर्थन करो, हमें इसका समर्थन करना चाहिए। श्वेहान संप्रदाय के नेता ने बार बार सिर हिलाया और मौके पर ही सहमति जताई। जियो फैन कान से कान तक मुस्कुराया, झुका, फिर मुड़ा और चला गया। अब से किसे हराना है इसका निर्णय श्वेहान संप्रदाय के नेता पर छोड़ दिया जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह किसे हराता है। जियो फैन सिर्फ एक वैध कारण से मुसीबत में पड़ना चाहता है। 7 दिन बाद
शुयहान संप्रदाय के नेता ने जियाओ फैन के लिए एक उपयुक्त प्रतिद्वंद्वी का चयन किया। कन्फ्यूशियस हॉल से यांग ली काल्पनिक परिलोक के चौथे स्तर पर है। वह ली तियानकी जितना मजबूत नहीं है। आप निश्चित रूप से जीतेंगे, लेकिन वह अभी तक सहमत नहीं हुआ है। शुयहान संप्रदाय के नेता ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मास्टर, मैं समझ गया। जियो फैन ने बार बार सिर हिलाया। चलो पहले कन्फ्यूशियस हॉल चलते हैं, फिर उकसाएंगे, फिर लड़ाई का इंतजाम करेंगे। मैं सब कुछ समझता हूँ। यह अच्छी बात है कि आप समझ गए। शुयहान संप्रदाय के नेता ने संतोष से सिर हिलाया। शुयहान संप्रदाय के संप्रदाय गुरु ने जियाओ फैन की लोगों को क्रोधित करने की क्षमता देखी थी, और यह अत्यंत क्रोधित करने वाला था। इसलिए जब दूसरों को परेशान करने और उकसाने की बात आती है, तो शुयहान संप्रदाय के संप्रदाय गुरु को सिखाने की आवश्यकता नहीं होती है। कुछ लोगों ने 3 दिन बाद रुफेंगटान के लिए प्रस्थान करने का निर्णय लिया। इस बार जब वह बाहर जाता है, तो जियो फैन जियो जुवान, जियोली और जियो किंग को साथ लाने के लिए कहता है। शुयहान संप्रदाय के संप्रदाय गुरु ने स्वाभाविक रूप से मना नहीं किया, क्योंकि उन्हें चिंता थी कि अगर वे शुयहान संप्रदाय में रहे तो कुछ अप्रत्याशित हो सकता है। इसके बाद समूह ने शुयहान संप्रदाय को छोड़ दिया और रुफेंग हॉल की ओर चला गया। 5 दिन बाद जियाओ फैन और उसका समूह कन्फ्यूशियस हॉल में आया। रुफेंगटान एक संप्रदाय है, लेकिन यह पारंपरिक संप्रदायों से अलग है। सुरुचिपूर्ण और परिष्कृत होने के लिए कन्फ्यूशियस हॉल में प्रवेश करने के बाद व्यक्ति को न केवल अभ्यास करना चाहिए, बल्कि अपने मन को भी विकसित करना चाहिए। हालांकि रुफेंगटान की युवा पीढ़ी में एक अलग व्यक्ति भी है, और वह है यांग ली। यांग ली, जो काल्पनिक परिलोक के चौथे स्तर पर है, अत्यंत प्रतिभाशाली है और कन्फ्यूशियस हॉल की युवा पीढ़ी में सर्वश्रेष्ठ है। शीर्ष 10 संप्रदायों के बीच पिछली प्रतियोगिता में उन्हें ली तियानकी ने हराया था। इस घटना ने यांग ली को असहज महसूस कराया। जब उसने सुना कि जियो फैन ने ली तियानकी को हरा दिया है, तो यांग ली बहुत उत्साहित था और जियो फैन के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहता था। ये बात शुयहान संप्रदाय के नेता को रुफेंगटान में एक जासूस ने बताई थी। इसलिए शुयहान संप्रदाय के नेता ने जियो फैन को अपने साथ लाया, जिसका उद्देश्य यांग ली को भड़काना था और जियो फैन को उससे लड़ने देना था। जब वे रुफेंग हॉल पहुंचे तो हॉल का प्रमुख उनका स्वागत करने के लिए स्वयं आया और उन सभी के प्रति बहुत विनम्र था। मेरे दोस्त, वह जियाओ फैन है न? रुफेंग हॉल के प्रमुख ने मुस्कुराते हुए जियाओ फैन को देखा। दरअसल ये सवाल तब भी पूछा गया जब ये सवाल पहले से ही पता था। आखिरकार सभी प्रमुख संप्रदायों में एक दूसरे पर जासूस होते हैं। हाँ, मैं जियाओ फैन हूँ। जियाओ फैन ने सिर हिलाया और रुफेंग हॉल के प्रमुख की ओर सम्मानपूर्वक सलाम किया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। रुफेंग हॉल के प्रमुख ने संतोष से सिर हिलाया। बाहर से आए अफवाहों के अनुसार जियो फैन बहुत घमंडी व्यक्ति है। अब ऐसा लगता है कि उसने जो कहा वह झूठ था। जियो फैन स्पष्ट रूप से बहुत विनम्र था। वह अभिमानी कैसे हो सकता है? आपकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद वरिष्ठ। हाँ, इतना विनम्र मत बनो। ये कौन है? रुफेंग हॉल के प्रमुख ने मुस्कुराते हुए जियाओ जुवान, जियाओली, जियाओ किंग और अन्य लोगों को देखा। युवा पीढ़ी के बच्चे। जियो फैन ने जियो किंग और अन्य लोगों पर नजर डाली। आप वरिष्ठ को सलाम क्यों नहीं करते? जियो जुवान, जियो किंग और जियोली सभी ने एक स्वर में हाँ कहा और रुफेंग हॉल के प्रमुख को सम्मानपूर्वक झुककर प्रणाम किया। रुफेंग हॉल के प्रमुख इससे बहुत प्रसन्न हुए। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि यह जियो फैन का जानबूझकर किया गया भेष था। जियो फैन यहाँ है। जियो फैन कहाँ है? इसी समय लाल रंग के कपड़े पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी खतरनाक नजर से हॉल में घुस आया। यांग लाई, तुम क्या कर रहे हो? कन्फ्यूशियस हॉल के प्रमुख ने फुसफुसाया। मास्टर, क्या जियाओ फैन यहाँ है? मैंने सुना कि जियाओ फैन यहाँ है, इसलिए मैं जल्दी से यहाँ आया, यांग ली ने उत्सुकता से कहा। जियो फैन यहाँ है, लेकिन आप, अफसोस बस इतना ही। रुफेंग हॉल के प्रमुख ने असहायता से अपना माथा पकड़ लिया। ये देखा जा सकता है कि उसके पास यांग लाई से निपटने का कोई रास्ता नहीं है। कौन है जियो फैन? कौन है? यांग ली ने गुस्से से कहा। हाँ, मैं हूँ। क्या हुआ? भाई, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, जियो फैन ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, तुम जियाओ फैन हो। वही जियाओ फैन जिसने ली तियानकी को हराया था। सही, ठीक है, बढ़िया जियो फैन, चलो लड़ाई करते हैं, कैसा रहेगा? यांग ली हंसा। चलो लड़ें। यह अच्छा विचार नहीं है ना? जियो फैन ने थोड़ा सा मुंह सिकुड़ा और अपना सिर हिलाया। ये बुरा क्यों है? क्या तुम मुझे नीची नज़र से देखते हो? नहीं,
ये और भी है, हम यहाँ मेहमान बनने आए हैं, लड़ने नहीं। जियो फैन ने अपना सिर हिलाया और शुएहान संप्रदाय के नेता की ओर देखा। हाँ, हम यहाँ मेहमान के रूप में हैं, शुएहान संप्रदाय के नेता ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा। ऐसा नहीं चलेगा, तुम यहाँ हो, मैं कैसे नहीं लड़ सकता। तुम पहले ही ली तियानकी को हरा चुके हो, मेरे साथ भी लड़ो। मैं ली तियानकी से लड़ने के लिए इंतजार नहीं कर सकता, लेकिन आपके साथ। जियो फैन ने अपना सिर हिलाया। तुम क्या लड़ना चाहते हो, बताओ मुझे। अफसोस, मैं ली तियानकी के साथ लड़ने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। अंत में यह ज़िलेई पवेलियन था जिसने शर्त के रूप में 25 बिलियन परी पत्थरों की पेशकश की। यही कारण है कि मैं लड़ने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। जियो फैन ने हल्के से आह भरी। हम रुफेंगटांग से भी इसमें शामिल हो रहे हैं, हम भी शर्त के तौर पर 25 बिलियन परी पत्थर लगा रहे हैं, यांग ली ने दहाड़ते हुए कहा। ये सुनकर रुफेंग हॉल का मुखिया चौंक गया और उसका पूरा शरीर कांप उठा। यांग ली, तुम क्या बकवास कर रहे हो? आह, मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ हॉल मास्टर, आपको मुझ पर विश्वास करना होगा, यह एक शर्त है, मैं जीत सकता हूँ, यांग ली ने गंभीरता से कहा। ली तियानकी हार गया है, तुम कैसे जीत सकते हो? मैं अब ली तियानकी से अधिक शक्तिशाली हूँ, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। यांग ली दयनीय स्थिति में दिख रहे थे और कन्फ्यूशियस हॉल के प्रमुख से उनकी अनुमति के लिए विनती कर रहे थे। लेकिन कन्फ्यूशियस हॉल का प्रमुख ऐसी बात पर कैसे सहमत हो सकता था? उनकी नज़र में यांग ली तियानकी जितना अच्छा नहीं था और उसके लिए जियो फैन को हराना असंभव था। लेकिन ये काम नहीं करेगा, जियो फैन को आग में घी डालना होगा। वरिष्ठ, अगर भाई यांग ली लड़ने पर जोर देते हैं तो मैं उन्हें लड़ने दे सकता हूँ, जियो फैन ने मुस्कुराते हुए कहा। जब उन्होंने लेट शब्द सुना तो रुफेंगटान के सभी ताकतवर लोग नाखुश दिखे। मुझे जाने दो, मुझे तुम्हारी अनुमति चाहिए। यांग ली क्रोधित हो गया और उसने शियाओ फैन की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया, उससे लड़ो, तुम्हें उससे लड़ना होगा। यांग ली, शांत हो जाओ और इतना आवेगी मत बनो। हम कन्फ्यूशियस हॉल में सुरुचिपूर्ण और परिष्कृत होना चाहिए, क्या तुम समझते हो? कन्फ्यूशियस हॉल के प्रमुख ने हल्के से आह भरी और जब उसने जियो फैन को देखा तो उसकी आंखों में थोड़ी अधिक शत्रुता थी। मूल रूप से कन्फ्यूशियस हॉल के प्रमुख की नज़र में जियो फैन एक बहुत ही विनम्र व्यक्ति था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उन्होंने गलत आकलन किया था। अब जियाओ फैन के बारे में उनकी धारणा एक अभिमानी जूनियर की है। वे वास्तव में यांग ली को जाने देना चाहते थे। क्या ये कन्फ्यूजियनिज्म हॉल के लिए अपमान नहीं है? वास्तव में कन्फ्यूशियस हॉल के प्रमुख भी चुनौती स्वीकार करना चाहते थे और यांग ली और जियो फैन को लड़ने देना चाहते थे। लेकिन अब यांग ली का जियाओ फैन से कोई मुकाबला नहीं है और दोनों पक्षों को परी पत्थरों पर जुआ खेलना होगा। उनका रुफेंगटान संभवतः 25 अरब परी पत्थर कैसे निकाल सकता है और उन्हें यांग ली को खोने के लिए दे सकता है? ये बिल्कुल असंभव है। वरिष्ठ, आपने गलत समझा। अफसोस, मैंने देखा कि भाई यांग ली वास्तव में लड़ना चाहते थे, इसलिए मैंने ऐसा कहा। कृपया मेरे शब्दों में अपमान को सहन करें। जियो फैन ने रुफेंग हॉल के प्रमुख को झुकाया और धीरे से आह भरी। जियो फैन की बात सुनकर रुफेंग हॉल के प्रमुख के चेहरे पर थोड़ी नरमी आई। ठीक है, यह मामला तुम्हारा दोष नहीं है, यांग लाई, इतना आवेगपूर्ण मत बनो, समझे? मैं आवेगी नहीं हूँ, मैं सिर्फ जियाओ फैन से लड़ना चाहता हूँ मास्टर। यांग ली ने दयनीय रूप से रुफेंग हॉल के मास्टर को देखा, उसकी मुठियां भींची हुई थी। ये देखकर जियो फैन ने शुएहान संप्रदाय के नेता को आंख मारी। शुएहान संप्रदाय के नेता ने समझा और मुस्कुराते हुए कहा, अफसोस, युवा लोगों में युवा जोश से भरा होना सामान्य बात है। क्यों न हम कम दांव लगाएं? प्रत्येक परिवार 10 बिलियन परी पत्थरों का योगदान देगा, बस इसे बच्चों को कुछ मजा देने के रूप में सोचे, क्या ये ठीक रहेगा? जरूर, जब तक तुम लड़ सकते हो। यांग ली ने बार बार सिर हिलाया। 10 अरब परी पत्थर, यह कोई छोटी राशि नहीं है। रुफेंग हॉल के प्रमुख ने शुएहान संप्रदाय के प्रमुख को ठंडे चेहरे से देखा। मैंने मन ही मन सोचा, तुम्हें पता है कि जियो फैन यांग लाई से अधिक शक्तिशाली है, इसलिए तुमने ऐसा कहने का साहस किया। यदि जियो फैन यांग लाई जितना अच्छा नहीं है, तो क्या आप फिर भी ऐसा कहने की हिम्मत करेंगे? आप निश्चित रूप से ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। शुएहान संप्रदाय के नेता के चेहरे पर उदासीनता का भाव था और वह रुफेंग हॉल के नेता की ओर मुस्कुराकर देख रहा था। जितना अधिक ऐसा होता गया, कन्फ्यूशियस हॉल का प्रमुख उतना ही अधिक क्रोधित होता गया। दूसरे व्यक्ति की आंखों में देखकर उसे ऐसा लग रहा था कि वह उसे हराने के लिए कृतसंकल्प है। मास्टर, अगर यह बात बाहर आ गई तो हमारे कन्फ्यूशियस हॉल की प्रतिष्ठा पर इसका बुरा असर पड़ेगा, मुझे लड़ने दो, यांग ली ने गहरी आवाज में कहा।
ये वास्तव में मामला है। शुयहान संप्रदाय के लोगों का एक समूह रुफेंगटान का दौरा करने आया था। परिणामस्वरूप यांग ली ने जियो फैन से लड़ने की हिम्मत नहीं की, या ये कहा जा सकता है कि कन्फ्यूशियस हॉल ने यांग ली को जियो फैन से लड़ने से रोका। कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाहरी दुनिया क्या फैलाती है, नतीजा यह है कि रुफेंगटान शुयहानिज्म से डरता है। कन्फ्यूशियनिज्म हॉल से शक्तिशाली लोगों का एक समूह भी यांग ली को बोलने में मदद करने के लिए आया था। काफी देर तक हिचकिचाने के बाद रुफेंग हॉल के प्रमुख ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है चलो लड़ते हैं, चलो 10 अरब परी पत्थरों के लिए लड़ते हैं। ठीक है हॉल मास्टर, चिंता मत करो, मैं जियो फैन को हराने की पूरी कोशिश करूंगा। यांग ली ने अपनी छाती थपथपाई और गंभीरता से वादा किया। ठीक है, बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो। रुफेंग हॉल के प्रमुख ने बार बार सिर हिलाया। उसने मन ही मन प्रार्थना की कि जियो फैन दया दिखाए और यांग लाई को बुरी तरह हारने न दे। अगर हम इस प्रतियोगिता में नहीं लड़े तो ये शर्मनाक होगा और यह बात ज्ञात हो जाएगी। यदि मुकाबला खूबसूरती से लड़ा जाए और दोनों पक्ष बराबरी पर हों, तो रुफेंगटान को ज्यादा नुकसान नहीं होगा। जियो फैन जानबूझकर मुस्कुराया और बेहद खुश था। वह यांग ली को करारी हार कैसे दे सकता था। यांग ली बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर जियो फैन ने यांग लाई को बहुत बुरी तरह से हराया, तो वह बाद में अन्य ताकतों के लिए कैसे परेशानी पैदा कर सकता है। अभी समय नहीं आया है, ये तो बस शुरुआत है। दोनों पक्षों के बीच लड़ाई की तारीख 7 दिन बाद तय की गई। इस घटना से रुफेंगटान में काफी हलचल मच गई और जल्द ही यह बात फैल गई। जियाओ फैन, जिसने फैंग नान और ली तियानकी को हराया था, यांग ली के साथ लड़ने के लिए कन्फ्यूशियस हॉल में आया था। क्या वरिष्ठ भाई यांग लाई जीत सकते हैं? चिंता मत करो, वरिष्ठ भाई यांग ली ने लड़ने की हिम्मत की है, इसका मतलब है कि उनमें आत्मविश्वास है। ये सही है, वरिष्ठ भाई यांग ली निश्चित रूप से जीतेंगे। लेकिन मुझे अभी भी थोड़ी घबराहट महसूस हो रही है। तुम घबरा क्यों रहे हो? वरिष्ठ भाई यांग ली निश्चित रूप से जीतेंगे, वो जियाओ फैन को बुरी तरह हरा देंगे। कन्फ्यूशियस हॉल में यांग ली के समर्थन और शियाओ फैन को उखाड़ फेंकने के नारे हर जगह सुनाई दे रहे थे। पिताजी, वे सभी बहुत उत्साहित हैं, जियाओ जुआन ने मुस्कुराते हुए कहा। थोड़ा उत्साहित होना बेहतर है, ये सामान्य है, जियो फैन ने मुस्कुराते हुए कहा। वे कन्फ्यूशियस हॉल में आए। जियो फैन यांग ली से लड़ना चाहता था। कन्फ्यूशियस हॉल के लोगों को यांग ली का समर्थन करना चाहिए। यहाँ तक कि जो लोग आमतौर पर यांग ली के साथ मतभेद रखते हैं, वे भी इस समय खड़े नहीं होंगे, क्योंकि वे निस्संदेह सार्वजनिक आलोचना का लक्ष्य बन जाएंगे। शुयहान संप्रदाय के नेता और अन्य लोग स्वाभाविक रूप से बाहरी दुनिया से यांग ली का समर्थन करने और जियो फैन को उखाड़ फेंकने की आवाज़ों के बारे में जानते थे। जवाब में उन्होंने अपना सिर हिलाया और कड़वे ढंग से मुस्कुराए। उन्हें इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। कारण सरल है, उनकी नज़र में जियाओ फैन के लिए यांग ली से हारना असंभव है। जियो फैन और यांग ली के बीच लड़ाई को देखने के लिए अन्य ताकतों के कई शीर्ष राक्षसों को आकर्षित किया। ली तियानकी भी आए और बड़ी तेजी से कन्फ्यूशियस हॉल में प्रवेश किया। यांग ली कहाँ है? जैसे ही उन्होंने कन्फ्यूशियस हॉल में प्रवेश किया, ली तियानकी घमंडी हो गया और जोर से चिल्लाया, यांग लाई बाहर आओ और मुझे देखो। रुफेंग हॉल के मजबूत पुरुषों के एक समूह ने ली तियानकी को अमित्र भाव से देखा। मुझे ऐसा लगता है कि दूसरा पक्ष मुसीबत मोल लेने की फिराक में है। ली तियानकी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यांग ली प्रकट हुआ और ली तियानकी को घूरने लगा। उन्होंने ये भी सोचा कि दूसरा पक्ष मुसीबत मोल लेने की फिराक में था। यांग ली, चलो मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। अकेले बात करो, तुम किस बारे में बात करना चाहते हो? यांग ली दंग रह गया। तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा, चिंता मत करो, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है, ली तियानकी ने भावहीनता से कहा। ठीक है, यांग ली ने इसके बारे में सोचा, सिर हिलाया और ली तियानकी के साथ अकेला चला गया। जल्द ही ली तियानकी और यांग ली एक गुप्त कमरे में पहुंचे। ली तियानकी, तुम क्या कहना चाहते हो? बोलो, यांग ली ने धीमी आवाज में कहा। यह जियाओ फैन सरल नहीं है, आपको सावधान रहना होगा, खासकर उसका। ली तियानकी लगातार बकबक करता रहा और जियाओ फैन के साथ लड़ाई से प्राप्त अनुभव के बारे में बताता रहा। यांग ली ने पहले तो इसे खारिज कर दिया, लेकिन जब उन्होंने सुना तो उन्होंने बार बार सिर हिलाया। मैं समझा, तो बस इतना ही, वह इतना ताकतवर है। मैं समझा, धन्यवाद भाई ली, आपका स्वागत है। ली तियानकी ने सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, मैं जियाओ फैन से हारना नहीं चाहता। भाई यांग, आपको पूरी ताकत लगानी होगी, क्या आप समझ रहे हैं?
समझे, मैं समझ गया। यांग ली ने सिर हिलाया और उत्सुकता से पूछा, भाई आप फिर से जियाओ फैन से क्यों नहीं लड़ते? ओह, मैं भी लड़ना चाहता हूँ, लेकिन मेरे परिवार के बूढ़े लोग मुझे लड़ने नहीं देंगे, ली तियानकी ने उदास होकर कहा। ली तियानकी जियाओ फैन से हार गया। उसने न केवल 25 अरब परी पत्थर खो दिए, बल्कि जियाओ फैन से बैंगनी थंडर परी तलवार भी छीन ली। अंत में उसने परी तलवार को छुड़ाने के लिए भारी मात्रा में परी पत्थर खर्च किए। इसके लिए उन्होंने स्वर्गीय मज्जा धोने की कीमत भी चुकाई। अफसोस, अब उन्हें मुझ पर भरोसा नहीं रहा। ली तियानकी का गला कई बार रुका और उसने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया। एक समय अजेय रहे ली तियानकी का अंत इतना दुखद हुआ। सच कहूं तो यांग लाई बहुत अच्छे मूड में थे। भाई ली, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा बदला अवश्य लूंगा। ठीक है, चलो, तुम्हें उसे हराना होगा। अच्छा। कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था कि अभिमानी ली तियानकी जियो फैन से लड़ने में अपने अनुभव को यांग ली को सिखाने के लिए कन्फ्यूशियस हॉल में आएगा। केवल ली तियानकी ही जानता था कि जियो फैन के प्रति उसके मन में कितनी नफरत थी। वह पहले आकर्षण का केंद्र हुआ करता था, लेकिन अब रुफेंगटांग में लड़ाई देखने के लिए कई राक्षस आए थे और वे सभी इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जियो फैन ने पहले ही मन बना लिया है कि उसे मामूली अंतर से जीतना है। हर किसी को यह एहसास दिलाएं कि वे हारने वाले थे, लेकिन भाग्य के कारण जीत गए। जल्द ही प्रतियोगिता का दिन आ गया। कन्फ्यूशियस हॉल, मार्शल आर्ट प्रतियोगिताओं का क्षेत्र। जियाओ फैन और यांग ली जल्दी आ गए। जियो फैन, तुम्हें पूरी ताकत लगानी होगी, क्या तुम समझ रहे हो? शुएहान संप्रदाय के नेता ने गंभीरता से कहा। मैं समझ गया संप्रदाय गुरु, चिंता मत करो। जियो फैन ने सिर हिलाया। पिताजी आइए। पिताजी, आपको जीतना ही होगा। पिताजी, ज्यादा कठोर मत बनिए। यांग ली एक अच्छे इंसान लगते हैं। चिंता मत करो, पिताजी को पता है कि अपने कार्यों को कैसे नियंत्रित करना है। यांग ली बुरे नहीं हैं। जियो फैन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और मंच पर चले गए। दूसरी ओर कन्फ्यूशियनिज्म हॉल के प्रमुख और अन्य लोगों ने यांग ली को निर्देश दिए। यह जियाओ फैन सरल नहीं है। आपको शुरू से ही अपनी पूरी ताकत लगानी होगी, उसे आश्चर्यचकित करके मार डालो, क्या तुम समझे? मैं समझ गया हॉल मास्टर। यांग ली ने सिर हिलाया और जियो फैन को घूर कर देखा। वह पहले से ही लड़ाई के लिए उत्सुक था। ठीक है, आगे बढ़ो। हाँ। यांग ली ने एक कदम आगे बढ़ाया और मंच पर चढ़ गए। अगले ही क्षण अखाड़े का बैरियर खुल गया। जियो फैन, मैं आखिरकार तुम्हारे साथ लड़ सकता हूँ, यांग ली ने धीमी आवाज में कहा। उसकी आंखों में लड़ने का जोश भरा हुआ था। हाँ। ... भाई यांग लाई, आपके साथ लड़ने में सक्षम होना भी कुछ ऐसा है जिसका मैंने हमेशा सपना देखा है। चलो, मुझे अपनी ताकत दिखाओ। जियो फैन कदम दर कदम यांग ली की ओर चला।